Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 4 Block 1 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. So अब इन जो टॉपिक हमने पहले किया था उसमें मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा था हमने, जिसमें 4 मॉडल्स थे और उन्हीं मॉडल्स का हम इस सेक्शन में कंपैरिजन करेंगे एंड देन कंक्लूजन पे जाएंगे कि कौन सा मॉडल कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सुटेबल है. सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पे और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें सो दैट आपको पता चलता रहे कब वीडियोस आ रहे हैं. सो एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक में मिल जाएगा. आप अगर पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सब्जेक्ट कोड से सर्च कर सकते हैं. सो ये जो आज का यूनिट है इसमें हमने सबसे पहला जो सेक्शन है वो है कंपैरिजन, जो डेविस ने 1967 में किया था. और ये जो कंपैरिजन्स है उनको किस रिगार्ड में किया गया है वो टेबल के लेफ्ट कॉलम में दिया हुआ है. और जो 4 मॉडल्स हैं उनको राइट अपर कॉलम में लिखा गया है: ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल. सो ऑटोक्रेटिक में बेसिस ऑफ मॉडल क्या था? ऑटोक्रेटिक में पावर, बेसिकली पावर दिखाई गई है कि मैनेजर जो है अपनी पावर से ही सब कुछ करवा रहा है काम. देन कस्टोडियल में हमने इकोनॉमिक रिसोर्सेज देखे थे कि कितना ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इसको हैंडल करता है तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है. एंड देन जो सपोर्टिव मॉडल था उसमें बेसिस ऑफ मॉडल क्या था? लीडरशिप, कि जो मैनेजर है उसमें कितनी पावर है अपनी लीडरशिप को यूज करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में. एंड देन कॉलेजियल में पार्टनरशिप थी जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों अपने आप को इक्वल रखते हैं. देन मैनेजेरियल ओरिएंटेशन में हम क्या देख रहे हैं? ऑटोक्रेटिक में हम अथॉरिटी देख रहे हैं, है ना, अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं. कस्टोडियल में हम मनी है जो मेन रोल प्ले कर रहा है मैनेजरियल ओरिएंटेशन में. सपोर्टिव मॉडल में हम देख रहे हैं कि सपोर्ट जो है वो मैनेजरियल ओरिएंटेशन पे लाई कर रहा है एंड देन टीम वर्क कॉलेजियल में लाई कर रहा है. देन एम्प्लॉय ओरिएंटेशन की बात करें तो ऑटोक्रेटिक में ओबीडियंस, एम्प्लॉय जो है वो ओबे कर रहे हैं. देन कस्टोडियल में उन्हें सिक्योरिटी एंड बेनिफिट मिल रहा है. सपोर्टिव मॉडल में उन्हें जॉब परफॉर्मेंस मिल रही है. एंड देन कॉलेजियल में वो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहे हैं. एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट में हम देखेंगे कि इसमें ऑटोक्रेटिक में डिपेंडेंस है वो बॉस पे, और कस्टोडियल में वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है एम्प्लॉयज, और सपोर्टिव में पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयज का, और कॉलेजियल में सेल्फ डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है. एम्प्लॉय नीड्स में क्या हो रहा है? ऑटोक्रेटिक में सबसिस्टेंस मतलब कि बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं. कस्टोडियल में सिक्योरिटी मिल रही है उन्हें. सपोर्टिव में स्टेटस एंड रिकॉग्निशन मिल रहा है एंड कॉलेजियल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो रहा है. परफॉर्मेंस रिजल्ट में अगर हम देखेंगे तो ऑटोक्रेटिक में उन्हें मिनिमम परफॉर्मेंस रिजल्ट है, वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे, उतना ही कर रहे हैं जितना उनको पैसे के बदले काम कर पा रहे हैं. देन कस्टोडियल में हम देख रहे हैं पैसिव कोऑपरेशन मिल दिख रहा है. एंड देन अगर हम इसमें देखें सपोर्टिव में तो अवेकेंड ड्राइव्स, उनकी ड्राइव्स जो है वो जाग गई हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस, पर्सनली प्रोग्रेस करना चाहते हैं. देन इसमें मॉडरेट एंथुसियाज्म दिख रहा है. ये तो था कंपैरिजन जो इम्पोर्टेंट है. जब भी टेबल बन के आ रही है मतलब वो सेक्शन इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से करना होगा. डेविस ने 1967 में इसको बताया था. नाउ कंक्लूजन पे आ जाते हैं अबाउट द मॉडल्स. मॉडल्स के बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो पहला जो टॉपिक है इसमें वो है द मॉडल्स आर इन प्रैक्टिस सब्जेक्ट टू इवोल्यूशनरी चेंज. मतलब सारे मॉडल्स जो हैं उनमें इवोल्यूशन के साथ वो उनमें चेंज आता ही जाता है. मॉडल्स किस तरह का इवोल्यूशन हो रहा है उसके बेसिस पे हम मॉडल्स यूज करेंगे. तो जो फर्स्ट ऑटोक्रेटिक था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम था क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत थी. तो वो जो मैनेजर्स थे वो मैकग्रेगर्स का थ्योरी एक्स को फॉलो करते थे जहाँ पे निगेटिव पर्सपेक्टिव था टुवर्ड्स एम्प्लॉय. बाकी रिमेनिंग 3 मॉडल्स जो है वो मैकग्रेगर के थ्योरी वाई पे ज़्यादा रिलाई करते हैं. तो कोई भी मॉडल को हम बेस्ट नहीं मान सकते क्योंकि सब मॉडल अपनी अपनी जगह पे यूटिलिटी के हिसाब से हैं. प्राइमरी चैलेंज जो है मैनेजमेंट का वो क्या आता है कि एग्जामिन करना खुद को और आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एक्चुअली मॉडल वो यूज़ कर रहे हैं, एंड उसको जब
एसेस करेंगे तो उनको उसकी इफेक्टिवनेस भी पता चल सकती है कि वो जो मॉडल वो यूज़ कर रहे हैं वो वाकई उस सिचुएशन में वर्केबल है या नहीं है। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे कि वो क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो की टास्क हम देखते हैं जो मैनेजर के पास होते हैं, जो मैनेजर को हमेशा यूज़ करने चाहिए, वो क्या है? एक तो वो वैल्यूज़ हमेशा एक्वायर करें जिसमें ये देखें कि टाइम के साथ क्या उनका मॉडल इवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड देन बिहेवियरल स्किल्स जो अप्लाई करनी पड़ेंगी उन वैल्यूज़ को कंसिस्टेंट रखने के लिए। सो ये दो चीज़ें उनको करना पड़ेगा। दैट मीन्स मॉडल कैसे स्विच करना है, कौन से सर्कमस्टांसेस में कौन सा मॉडल लगाना है, पहली चीज़। एंड देन उससे फिर उनको क्या बेनिफिट हो रहा है लगाने के बाद, उसको एसेस करके देखना पड़ेगा कि वो कितना वायबल है उस पर्टिकुलर इवेंट में। देन नेक्स्ट है मॉडल्स आर बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल वैल्यूज। दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंटल इफेक्ट और एक होता है एलोकेटिव इफेक्ट। सो जो इकोनॉमिक वैल्यूज होती है, वैल्यूज जो है वो एलोकेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब जब जितना रिसोर्स होगा आप उतना ही यूज करोगे ना, दैट इज एलोकेटिव। जैसे सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 1 मिलियन का बजट है और उसके 4 ब्रांचेज हैं, उनमें से एक ब्रांच को अगर उसने 500,000 दे दिया तो बाकी 3 के लिए कितना बचा? हाफ बचा, वो इक्वली दे नहीं सकता। सो ये एक लिमिटेड बजट वाली बात हो गई है ना एलोकेटिव में। बट इंक्रीमेंटल में क्या होता है, ये वो चीज़ जो बढ़े। तो हम क्या कर सकते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ में, अगर उनमें इस चीज़ की भावना बढ़ा दें कि जैसे ग्रोथ, फुलफिलमेंट, एक्चुअलाइजेशन, ऐसे वाले इंक्रीमेंटल फैक्टर हम डाल दें तो ये मल्टीप्लाई होती है, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। तो इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ जो होती हैं वो सेल्फ जनरेटेड होती हैं, ये हमेशा बढ़ेंगी। तो उनका एटीट्यूड, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाता है इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स का, अगर वो इन चीज़ों पे वर्क करने लगते हैं। सो इन सबको बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि सेटिस्फैक्शन हो एम्प्लॉयज़ में। तो जब भी कोई एक डिपार्टमेंट सेटिस्फैक्शन शो करता है तो उससे इन्फ्लुएंस होकर दूसरा डिपार्टमेंट भी उसके लेवल पे वर्क करना शुरू करता है, उनसे सीखता है कि कैसे जॉब सेटिस्फैक्शन हुआ, उन्होंने क्या किया इसके लिए। तो दूसरा डिपार्टमेंट भी उसके लिए मोटिवेटेड हो जाता है। थर्ड जो पॉइंट है इसमें कंक्लूजन में, जो मॉडल्स हैं वो प्रिवेलिंग एम्प्लॉय नीड के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब अब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड क्या है, उसके बेसिस पे आपको मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। तो चारों मॉडल्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ऑटोक्रेटिक में हमने देखा था कि वो सबसिस्टेंस के लिए ही सिर्फ काम कर रहा है, अपनी जीविका कमाने के लिए काम कर रहा है, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जो एम्प्लॉय की कस्टोडियल मॉडल में हमने क्या देखा है कि उसको सिक्योरिटी भी चाहिए। देन हमने सपोर्टिव मॉडल में क्या देखा है, उसकी नीड में एफिलिएशन एंड एस्टीम की बात आ रही है। कॉलेजियल मॉडल में हमने देखा है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स उसकी पूरी हो रही है। तो इन नीड्स को देखते हुए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा मॉडल यूज़ करना है। तो एम्प्लॉयज़ जो है अगर वो किसी कंडीशन में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसी वजह से, क्योंकि उनकी नीड पूरी हो रही है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज देयर इज अ जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स न्यूअर मॉडल्स। हमेशा एक नए मॉडल की तरफ एक ट्रेंड सा बन जाता है, कोई नया मॉडल आया उसको सब फॉलो करना चाहते हैं, सब उसके पीछे भागना चाहते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस जो आज के हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो उनमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहा है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है मैनेजमेंट का उसमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं। और इवन एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी लिटरेट हो गए हैं, एजुकेटेड हैं, वो प्रोफेशनल ओरिएंटेशन उनमें बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयज़ ग्रो हो रहे हैं, अपने पर्सनली भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। तो ट्रेंड जो है वो सपोर्टिव एंड कॉलेजियल जो मॉडल है उसकी तरफ ज़्यादा है, और वो कंटिन्यू भी रहेगा। सो जो इमर्जिंग मॉडल है वो सिस्टम मॉडल भी है एक, जो बहुत जल्दी से इमर्ज हो रहा है, जिसमें हम एज अ सिस्टम मान के चलते हैं। मतलब हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है हर उस ऑर्गेनाइजेशन का। सो बहुत सारे घंटे दिन के एम्प्लॉय क्योंकि अपने ऑफिस में लगाते हैं, तो ऑब्वियसली वो हर एक लेवल पे चाहते हैं कि उनके ऊपर वर्क किया जाए, एथिकल लेवल, इंटीग्रिटी पे ट्रस्ट उनका होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ग्रो करने के लिए एज ए कम्युनिटी। को वर्कर्स के साथ उनका कैसा बिहेवियर है, कैसा इंटरेक्शन है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। देन जो मैनेजर्स हैं अगर वो उनको भी ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कंपैशन को, देन सेंस ऑफ केयरिंग दिखानी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को, लर्न करना पड़ेगा उस लेवल पे। देन सेंसिटिव होना
डाइवर्स वर्क फोर्स जो वहाँ आती है काम करने, जेंडर में जेंडर देख लो, डिफरेंट जेंडर देख लो, या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन देख लो, या कुछ और स्पेशली एबल्ड देख लो, हर एक कैटेगरी के डाइवर्सिटी आजकल मिलती है वर्क प्लेस पे। तो वो मैनेजर कैसे उन सब के लिए सेंसिटिव है, उनकी नीड्स के लिए, वो मैटर करता है। सो ये चीज़ें है ना जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं, पर्सनल लेवल पे भी फैमिली नीड्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। तो इन सबको कंसीडर करते हुए मैनेजर को बहुत सेंसिबली चलना पड़ेगा। सो जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली लेता है अगर उसकी नीड्स भी पूरी की जाती है, उसके लिए भी कंसीडरेट होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कंपनी एम्प्लॉय ऑब्लिगेशंस है ना उनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है और एम्प्लॉय को भी ये एक्सपीरियंस करना होगा साइकोलॉजिकल ओनरशिप की। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय के अंदर डेवलप हो जाती हैं जब उसको सराउंडिंग एक सोशल सिस्टम में लगती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है गोल्स के लिए, एक्शंस के लिए। जो एम्प्लॉय है जो उसके हायर ऑर्डर नीड्स है जैसे कि सोशल स्टेटस, एस्टीम, ऑटोनॉमी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। और ये एम्प्लॉय तभी कर पाता है जब उसको ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिलता है। सो जो न्यू मॉडल है वो एम्प्लॉय के पैशन और कमिटमेंट को यूज़ करना चाहता है। वो चाहता है कि एम्प्लॉय ये चीज़ें लगाएं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ये एम्प्लॉयज़ इंस्पायर्ड हैं इस वजह से जब सोशल सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टम मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें एम्प्लॉय जो है वो इंस्पायर्ड होता है और वो पूरे सिस्टम की सबके गुड के बारे में सोचता भी है। अब कंटिजेंट यूज ऑफ ऑल मॉडल्स का मतलब यह है कि सारे मॉडल्स ही इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक ही मॉडल सबसे बेस्ट है। सबकी क्लियर पिक्चर है, लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस हमें स्विच करना पड़ता है मॉडल्स में। हम एक ही मॉडल लेके नहीं चल सकते। हो सकता है चारों मॉडल में से एक सबसे ज़्यादा यूज़ होता हो, लेकिन बाकी जो 3 मॉडल हैं वो भी टाइम आने पर हम यूज़ करते हैं। कुछ जो जॉब चाहिए है, जो हमें कैसी स्किल चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। सपोज कोई ऐसा जॉब है जिसमें रूटीन चाहिए, हमें लो स्किल्ड लोग चाहिए हैं और बहुत ज़्यादा हाईली प्रोग्राम वर्क है, तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक या कस्टोडियल चल जाएगा, है ना। क्योंकि हमें उसमें सिर्फ उनको जो एम्प्लॉय है उनको रिवार्ड और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो किस तरह के जॉब होंगे? इंटेलेक्चुअल जॉब होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड अनप्रोग्राम्ड जॉब होंगे जिसमें कोई स्किल्ड बंदा ही काम कर सकता है। तो उसमें सेल्फ मोटिवेशन ही वर्क करता है, उसमें सपोर्टिव एंड कोलिजियल अप्रोचेस काम आएंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस डिसाइड करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आया, जब भी हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कौन सा बेस्ट मॉडल है, हमें क्या पूछना चाहिए, कौन सा मॉडल अप्लाई करना चाहिए हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए। तो ये आंसर डिपेंड अगेन करता है कि नीड एंड एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉय की क्या है और क्या टास्क आपको कंप्लीट करवाना है। जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशंस में ऑटोक्रेटिक मॉडल ही सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो क्विक डिसीजन मेकिंग है, उसमें सबके आइडियाज़ लेने का टाइम नहीं होता है। कोई क्राइसिस हुई है, रैपिड एक्शन करना पड़ता है। सो इसीलिए, लेकिन यही सेम ऑटोक्रेटिक मॉडल आप एनजीओज में यूज़ नहीं कर सकते, उसमें कॉलेजियल अप्रोच चाहिए पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा और इससे कनेक्टेड, इस यूनिट से कनेक्टेड आपको वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर माय वीडियोस विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।